बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालिहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालिहा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉडर्न पोइट्री पे होगा। इससे पहले मैं मॉडर्न एज पे लेक्चर बना चुकी हूँ और वहाँ पर मैंने क्लियर बताया कि विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज में क्या डिफरेंस है, विक्टोरियन एज किस तरह से ख़त्म हुई थी, मॉडर्न एज किस तरह से शुरू हुई थी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एग्जांपल्स के साथ। हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो अर्लियर। जब आप वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये लेक्चर। अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मॉडर्न पोइट्री पर मैंने लेक्चर बनाया हुआ, ना कि मॉडर्न पोइट्स पे। मॉडर्न पोइट्स पे मेरा अपकमिंग लेक्चर होगा। आज हम सिर्फ जस्ट ओवरऑल देखेंगे कि राइटर्स की बात नहीं करेंगे, अगर की तो थोड़ी सी एग्जांपल देके कर लेंगे। उससे पहले मैं हमेशा मानती हूँ कि आप थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो मैं अभी बात करने वाली हूँ रोमांटिक पोइट्री की। सबसे पहले, इससे पहले तो विक्टोरियन पोइट्री थी, लेकिन सबसे पहले मैं रोमांटिक एज की बात करूँगी जिसमें इमोशंस पे ज़्यादा फोकस होता था। कहते थे स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस जब होता है तब पोइट्री होती है, वो मानते थे। कहते थे कि इमेजिन करके आप पोइट्री लिखो। जैसे कीट्स ने ऑन द ग्रेशियन आर्न लिखी है ना, तो इमेजिन करके उस आर्न पे जो क्राफ्ट हुआ तो उसने एकदम से सारा उससे पोइट्री लिख दी। तो वो इमेजिनेशन और इमोशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और नेचर पे भी वो बहुत ज़्यादा लिखते थे। ये रोमांटिक पोइट्री थी। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर इस एज के अंदर हमारे पास मैथ्यू आर्नाल्ड उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है, उनसे टेनिसन हुआ है, उनसे ब्राउनिंग हुआ। प्री रेफिलाइट मूवमेंट वाले तो उनके भाईस थे। एस्थेटिक मूवमेंट वाले भी यही कहते थे, आर्ट फॉर आर्ट से, कब ब्यूटी को प्रेज करते थे जैसे विक्टोरियन करते थे, जैसे रोमांटिक्स करते थे। समझ आई। अब क्या हो गया मॉडर्न पोइट्री के अंदर आकर? मॉडर्न पोइट्री के अंदर आकर लोगों की सोच चेंज हो गई। किस तरह से चेंज हुई? देखिए, वर्ल्ड वार 1 आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो विक्टोरियन एज से ही आ रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अमीर अमीरतर होता जा रहा था, गरीब गरीबतर होता जा रहा था, चाइल्ड लेबर था। लेकिन किसी भी पोइट ने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे पोइट्री क्या, उनके नज़दीक क्या था? पोइट वो होता है जो फीलिंग्स को, जो ब्यूटी को, जो इमेजिनेशन की बात करे। पोइट तो वो हो ही नहीं सकता जो सोसाइटी में चल रहा है उसकी बात करे, वो तो नॉवेल्स को यूज़ करते थे। इसलिए तो जो विक्टोरियन एज वाले थे वो भी बस उन्हीं को मानते थे, जो अपनी एज में क्या चल रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। वो इमेजिन कर चुके थे, अच्छा पोइट्री की डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, तो हमने वही फॉलो करना है, हमने वर्ड्सवर्थ को इन्फ्लुएंस होकर उसी को फॉलो करना है। तो वो भी यही समझते थे। देखिए आप, टेनिसन की एज के, जिसको रिप्रेजेंटेशनल पोइट कहा जाता है अपनी एज का, वो भी सोसाइटियल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता था, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं कहा कि उनको फेस कैसे करना है। वो बस कहता था कि इसको भूल जाओ। पोइट को चाहिए या फिर लोगों को चाहिए कि इस्केप कर जाएं, वो बस कोई और तरीका ढूंढें, किसी और चीज़ में लग जाएं, इन चीज़ों पे ध्यान ही ना दें, ये खुद ख़त्म हो जाएगी। ब्राउनिंग भी डिस्कस करता था सोसाइटियल प्रॉब्लम को, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन वो कहता था कि हर चीज़ में फ़ायदा है। इतना ऑप्टिमिस्टिक था कि वो वेज नहीं बताता था कि किस तरह से हमें इनको चैलेंज करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए, किस तरह से हम इनको फेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताता था। लेकिन अब मॉडर्न एज आ गई। मॉडर्न एज में जब वर्ल्ड वार 1 हुई ना, मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ अभी भी, वर्ल्ड वार 1 के अंदर जब लोगों के अपने मरे, इतनी तबाही हुई, सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ, तो तब लोगों ने फील किया कि हम तो अकेले हो चुके हैं। वो इतने सैड हो चुके थे, तो उनके पोइट्री के थीम तक बदल गए। उन्होंने कहा कि ये पोइट्री में ये जो ब्यूटी शूटी डिस्कस करना था, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच ही बदल गई। रीडर वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा था जो ब्यूटी को प्रेज कर रहा था, उसकी ज़िंदगी में तो गम चल रहे थे। तो वो यही चाहेगा कि मेरे लिए ऐसा लिटरेचर हो, मेरे लिए ऐसी पोइट्री हो जिसके अंदर मेरी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस हो, जो मुझे अपील कर सके। तो अब क्या हुआ, अब के राइटर्स ने फिर इस तरह की लिटरेचर के अंदर, बहुत कम लोग ऐसे थे, ब्रूक वगैरह, हॉपकिंस वगैरह, ई हाउसमैन वगैरह, इन लोगों ने पोइट्री करना शुरू कर दी, जो कि ढंग की थी ही नहीं। वो लोग भी यही सोचते थे कि जो अच्छा ब्यूटी को प्रेज करेगा, जो इमेजिनेशन और जो इमोशंस को फॉलो करेगा, वही पोइट होगा। नहीं, अब इस लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को, एक ऐसे पोइट की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए मॉडर्न पोइट्री की इनिशिएटिव हो सके, कोई शुरुआत हो सके। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मॉडर्न पोइट्री की। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह की पोइट्री थी। क्यों? थीम्स, एलिनेशन के थीम्स आने लगे, डेस्पायर के थीम आने लगे, सैडनेस के, डिस्ट्रॉय हुआ, ये सारा कुछ, ये सारी थीम्स डिस्कस किए जाने लगे। ओके, इसमें सबसे बड़ा नाम टी.एस. इलियट का आता है। जैसे टेनिसन का आता था ना विक्टोरियन एज में कि वो रिप्रेजेंटेशनल पोम है, अपनी एज को रिप्रेजेंट करता है कि एज के अंदर चल क्या रहा है। अब आ गया टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी एज में जो चल रहा था उसको बहुत अच्छे से बता रहा था। इसके अलावा कोई भी वो नहीं कर सका था जो टी.एस. इलियट ने किया था इतने बेस्ट वे में। क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या था? बाकी सारे भी तो हुए होंगे ना मॉडर्न एज के पोइट जो उस टाइम की सिचुएशन बता रहे थे। टी.एस. इलियट में ऐसा क्या था, ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 19th सेंचुरी प्री ऑक्यूपेशन, प्री कॉन्सेप्शन। मैंने 19th सेंचुरी से मुराद है विक्टोरियन एज के पोइट्स, ठीक है।
तो इनका बैकग्राउंड मैं बता चुकी हूँ कि 19th सेंचुरी के जो पोइट थे यानी विक्टोरियन एज के टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, प्री राफेलाइट मूवमेंट के जो पोइट थे, एस्थेटिक मूवमेंट के जो पोइट थे, ये सारे रोमांटिक्स को मानते थे। मैंने आपको पहले भी बताया उनके नज़दीक सबलाइम पोइट्री जो बेस्ट पोइट्री है वो इमोशंस पे बेस है, वो सिंपल लैंग्वेज पे बेस है, वही असली पोइट्री है, ये कहते थे। अर्नाल्ड उठा ना, जब मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है, उसने तो जेन्युइन पोइट्री की डेफिनेशन दे दी। उसने कहा वर्ड्सवर्थ को मानो, ये इमेजिनेशन पे फोकस करता है, इमोशंस पे फोकस करता है, ब्यूटी को प्रेज करने वाला कीट्स है। ये आप लोग किन में पढ़े हुए हो? ड्राइडन और पोप में, जो क्लासिकल एज में लोग उनको बड़े बड़े पोइट मांगते थे, कहते थे ये तो प्रोज राइटर्स हैं, इनको अगर आप कुछ मानते हो, कोई क्लास का पोइट मानते हो तो ये गलत मानते हो, क्लास के प्रोज हैं ये, यानी ये एक्सीलेंट प्रोज राइटर हैं, ये पोइट नहीं हो सकते। पोइट तो सबलाइम होती है, पोइट्री तो इमोशंस पे बेस्ड होती है, पोइट्री तो सिंपल होती है, इमोशन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन होता है, ब्यूटी को प्रेज करती है, नेचर को प्रेज करती है। पोइट्री यहाँ से कहाँ से हो गई, समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट है एम्फोसिस ऑन इमोशन। मैंने आपको बता दिया ये इमोशंस पे फोकस करते थे। 19th सेंचुरी के जितने भी पोइट थे ये ड्रीम वर्ल्ड पे फोकस करते थे। ड्रीम वर्ल्ड से मुराद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से मुराद जैसे कि जॉन कीट ने ओड ऑन द ग्रेशियन आर्न लिखी हुई है, उसके अंदर उसने इमेजिन करके पूरी स्टोरी लिख दी। टेनिसन भी इसी तरह से करता था, जैसे लेडी ऑफ द शैलेट में आप देखें, लेडी ऑफ शैलेट कितना इमेजिन करती है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पोम की समरी पढ़ें, आपको क्लियर होगा कि उस एज की औरतों के साथ क्या होता था। उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है अपनी सोसाइटी को, लेकिन फिर भी ड्रीम का, इमेजिनेशन का थीम छोड़ा हुआ, जो कि शो करता है कि वो अच्छा रोमांटिक से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ये मैं विक्टोरियन एज की बात करूँ। अब आ गई 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी से मुराद मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री ने सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये, उसने तो जब वर्ल्ड वार 1 आई ऑब्वियसली सारा कुछ तबाह हो रहा था, तो उसने कहा कि ये क्या ब्यूटी, क्या इमेजिनेशन, क्या इमोशन, सोसाइटी हमारी इतनी डिस्ट्रॉय हो रही है, इतने जो है हम सब एक दूसरे से खो चुके हैं, ये गॉड कौन है, ये तो क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि गॉड कोई है भी क्या नहीं। विक्टोरियन एज में तो लोग सिर्फ कंफ्यूज हुए थे, अब आगे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। विक्टोरियन एज में क्यों कंफ्यूज हुए थे? डार्विनिज्म की थ्योरी आ गई थी कि बंदर से इंसान इवॉल्व हुआ है, तो उसने तो फाउंडेशन हिला के रख दी थी ना रिलीजन की, लेकिन लोग कंफ्यूज थे, लोग क्वेश्चन करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब आ गई क्वेश्चन उठाने की हिम्मत। अब कहने लगे हम कौन हैं, हमें किसने पता किया, हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का। ये लोग क्वेश्चन उठाने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि गॉड इतना क्रूएल कैसे हो सकता है कि वह हमारे अपनों से भी बगैर किसी वजह से हम पर इतना जुल्म हो रहा है। उसके बाद विक्टोरियन एस्केपिज्म। देखें विक्टोरियन एज में अगर आप टेनिसन की पोइट्री उठाएं, लेडी ऑफ शैलेट, उसने कितनी खूबसूरती से उस दौर की औरतों पे क्या गुजर रहा था, उस दौर की सोसाइटी किस तरह की थी, सारा कुछ बताया हुआ है। सेंक्शंस क्या थी, इंसान किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद आप बाकी पोएम्स भी देखें, इसने सोसाइटल प्रॉब्लम्स डिस्कस की हुई हैं, लेकिन इसने कोई सोल्यूशन नहीं बताया हुआ उनका। उसने बस बताया हुआ है कि आप इससे एस्केप कर जाएं। एस्केपिज्म होता है ना कि आप इमेजिन करें, कुछ अच्छा इमेजिन करें तो बस उसी तरफ लग जाएंगे। समझ आ गई? तो ये टोटके होते थे इनके। आप ब्राउनिंग की पोइट्री देखें, कुछ भी बुरा हो रहा है वो फिर भी उससे कुछ अच्छा निकाल देगा, ऑप्टिमिस्टिक था वो इतना। यानी ये लोग एस्केप करना जानते थे, बस ये नहीं बताते थे कि फेस करने के लिए क्या करना। अब आएंगे ना ऐसे लोग। अब बात होने लगी किसकी? अर्नोल्ड के रिस्पॉन्स की। हाँ, अर्नोल्ड्स लिमिटेशन। हाँ, अर्नोल्ड्स ने भी, देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड भी विक्टोरियन एज से है, इसने भी अ समर नाइट ड्रीम, इसकी एक पोइट्री है, इसकी पोम है, उसके अंदर इसने बताया हुआ कि किस तरह से आप गमों से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसने भी एस्केपिज्म बताया हुआ, उसने भी ये नहीं बोला कि आप फेस करें। ब्राउनिंग का ऑप्टिमिज्म मैं बता चुकी हूँ। मॉरिस जो था ये भी एक डीजे रोजेटी के साथ ही एक प्री राफेलाइट मूवमेंट का एक पोइट है, जो म्यूज़िक पे लिखता था, डे ड्रीम्स, ये सारा म्यूज़िक जो लिखता है ऑब्वियसली वो ड्रीम इमेजिनेशन पे ही बेस्ड होता है। तो ये लोग भी जो है वो उस तरह से खुल के नहीं सामने आए। नीड फॉर मॉडर्न पोइट्री। अब ज़रूरत महसूस होने लगी कि जो पोइट्री जो दुनिया में हो रहा है वो लिखो, ना कि देखें अभी अगर वर्ल्ड वार 1 या कोई भी वार स्टार्ट हो रही है हमारे कंट्री में, तो अगर पोइट्स हमारे लिखे जा रहे हैं, ब्यूटी पे लिखे जा रहे हैं, इमेजिनेशन पे लिखे जा रहे हैं, इमोशंस पे लिखे जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो वो बंदा उसको कैसे, उस बंदे को अपील करेगी वो पोइट्री जिसके सारे अपने खो चुके हों, जिसका सब कुछ तबाह हो चुका हो। तो ऑब्वियसली वो ऐसा ही चाहेगा कि मैं ऐसा वर्क हो जो मेरे साथ रिलेट कर सकूँ, मुझे अच्छा लगे। तो उसके सेंसेस को अपील करने के लिए अब ज़रूरत महसूस होने लगी कि एक ऐसी पोइट्री होनी चाहिए जो हमें समझे, जो हमें अपील करे, क्योंकि सब टूट चुके थे, सब के अपने बिखर चुके थे, सारा कुछ तबाह हो चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाइल्ड लेबर की सी सिचुएशन थी, तो वो कह रहे थे कि हमें भी कोई समझे। इस तरह
तरह का लिटरेचर हो। अब क्या होने लगा, नीड फॉर, अब देखिए मैं आगे बात करती हूँ कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उनके बारे में लिख सके। टी एस इलियट सिग्निफिकेंट, टी एस इलियट को क्यों प्रेज किया जाने लगा? ए हाउसमैन और रॉबर्ट ब्रूक जो थे, ये माइनर पोइट्स कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेशक डिस्कस करते थे लेकिन इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी, इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी इन पोइट्स के अंदर कि ये क्या करें कि कैरेक्टर कितना मुश्किल में है, कितना सैड है, तो उसको उसकी फीलिंग्स बयान कर सकें, उसकी साइकी बयान कर सकें। तो उसके लिए कोई ऐसा पोइट चाहिए था जो एक ऐसी टेक्निक लाए ना पोइट्री के अंदर जिससे कि हम कैरेक्टर के अंदर झांक सकें, उसकी साइकी बयान कर सकें, उसके इमोशंस बयान कर सकें। ऐसी टेक्निक की ज़रूरत थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और वो किसने पूरी की? वो टी एस इलियट ने पूरी की। तभी तो उसको चीफ पोइट कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशनल पोइट। उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लाई, जिसमें क्या होता है कि आप अगर कोई नॉवल पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ते पढ़ते जो राइटर है वो पास्ट की बात करने लगेगा, पढ़ते पढ़ते फ्यूचर की बात करने लगेगा, पढ़ते पढ़ते इमेजिन करने लगेगा। यानी इस तरह से हम एक रीडर जो है वो इस काबिल हुआ कि वो कैरेक्टर के अंदर झांक कर उसकी साइकी को समझ सके। समझ आई? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये थी कि वो जैसे हम भी बैठे हुए हों ना, अगर कोई काम ना हो तो हम ऐसे तो नहीं ना सोचते कि पहले मैंने ये बात सोचनी है, फिर मैंने ये बात सोचनी है, फिर ये मैं नहीं, हम रेंडमली सोचते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ तो अचानक से मुझे ख्याल आ जाए, अच्छा जो मैंने पिछला टेस्ट दिया था वो कैसा दिया था, अच्छा अगर ना हुआ तो क्या होगा, अच्छा फिर मैं अचानक से मुझे याद आ जाए, अच्छा मुझे तो कल अकेडमी जाना, मैं किस चीज़ में पढ़ गई हूँ, अच्छा फिर मुझे तो लाइक कहीं और जाना है, लाइक मैंने कोई सेमिनार अटेंड करना है, वो याद आ जाए, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दें अचानक से, अच्छा मुझे पार्टी अटेंड करनी है, वो शुरू कर दें। तो इस तरह से हम कैरेक्टर के अंदर झांक सकते हैं। मिसिस डालोवे एक इसका वर्क है, वो भी वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है, वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है, वो भी बहुत खूबसूरत वर्क है। तो इस तरह से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी। आई एम सॉरी, मैं टी एस इलियट कह रही थी कि इसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस कराया, नो, वो जो थे वो वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस थे। ठीक है, इस तरह से ये मॉडर्न एज में एक टेक्निक यूज़ हो जाने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट ब्रिजेस की मैंने आपको बात बताई है कि ये जो था इसने पहली दफ़ा शुरू किया था, पहली दफ़ा इसने ट्राई किया कि अच्छा मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसने क्या किया, विक्टोरियन ट्रेडिशंस को फॉलो करता था, विक्टोरियंस की जो प्रॉब्लम्स उनको डिस्कस करता था, लेकिन अब इसने एक नई अपनी राइटिंग के अंदर टेक्निक लाने की कोशिश की और उसने क्या किया कि रिदम राइम पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया कि इस तरह से शायद लिखूँ तो लोगों को सैडनेस फील हो, लेकिन ऐसे वो इतना कामयाब ना हो सका। उसके बाद डब्ल्यू बी यीस्ट और सेल्टिक मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई इस एज के अंदर आकर। इन्होंने जो है वो रोमांटिक, वैसे तो ये रोमांटिक से ही इन्फ्लुएंस थे, लेकिन इन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल मूड्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया राइटिंग के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली बेशक, लेकिन इन्होंने भी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कैरेक्टर के अंदर झांकना ईजी हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि ये जो मॉडर्न एज थी विक्टोरियन एज के ख़िलाफ़ एक एज थी, उनको रिजेक्ट करती थी कि विक्टोरियन एज कहती थी ना कि कुछ भी पोइट्री लिखो तो कुछ भी राइटिंग लिखो तो उससे कोई ना कोई लेसन वो करो, लेकिन मॉडर्न एज में यहाँ पर क्या आगे कि ये मॉरल एस्पेक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो राइटिंग लिखता था और रीडर उसको अपने पर्सपेक्टिव से उस पर, और राइटर जो था वो रीडर पे छोड़ देता था कि उसने क्या सोचना है, क्योंकि हर एक की कंडीशन जो थी वो डिसइल्यूजनमेंट का शिकार थी। तो हर एक अपनी अपनी जो थोड़े नॉर्मल लोग थे वो कुछ और मीनिंग ड्रा कर लेते, जो बहुत सैड थे वो और ड्रा कर देते। तो इस तरह से होता था। नीड फॉर न्यू टेक्निक, एज आई टोल्ड यू कि नई टेक्निक की ज़रूरत थी। अच्छा, विक्टोरियन एज के अंदर मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि विक्टोरियन एज की जो पोइट्री होती थी ना उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड थॉट को एक पोइट बताता था, लेकिन इतना इलेबोरेट करके इतना डिटेल में बताता था कि बात समझ आ जाती थी, लेकिन शुरू में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, यानी बहुत इलेबोरेशन हुई होती थी, हमेशा पोइट्री लंबी लंबी होती थी। लेकिन अब आगे क्या हो गया, मॉडर्न एज के अंदर ऐसी टेक्निक की ज़रूरत पेश आने लगी कि कुछ एक वर्ड हो, एक सिंबल हो या एक पिक्चर हो जिससे हमें सारा मतलब समझ आ जाए, हमें ज़रूरत ही ना पड़े इतने बड़ा बड़ा कुछ पढ़ने की। तो ये एक ऐसी टेक्निक लेके आई लिटरेचर के अंदर, ज़रूरत पड़ने लगी ऐसी टेक्निक की। तो सिंबलिस्ट अप्रोच यानी सिंबलिज्म आया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ये पहले फ्रेंच में आया था, फिर यहाँ पर आया सिंबल्स के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट लव को सिंबलाइज़ करता था, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोकन हार्ट जो है वो डिसइल्यूजनमेंट को ज़ाहिर करता था। तो इसी तरह से राइटर्स ने ऐसे सिंबल्स यूज़ करना शुरू कर दिए और रीडर्स उसको इजीली पढ़ भी सकते थे और अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हर एक रीडर अपने आप से उसका जैसा कल्चर था, उसके जैसे हालात थे, वो उस तरह से उसको इंटरप्रेट करने लगा था। समझ आ गई?
इस तरह से सिंबलिज्म न्यू टेक्निक आ गई थी, यानी जो विक्टोरियन एज में इलेबोरेट कर करके इतनी लंबी लंबी पोइट्री होती थी वैसा कुछ नहीं, अब सिर्फ सिंबल्स के ज़रिए बढ़ाया जाने लगा। थोड़ा इस तरह से मुश्किल भी होता था रीडर्स के लिए, लेकिन वो इजीली मतलब शॉर्ट टाइम में कुछ समझ सकते थे और शॉर्ट वे में पोइट्री की जाने लगी। फॉर एग्जांपल वेस्टलैंड टी.एस. इलियट ने लिखी हुई, आप अगर उसको देखें इतनी ज़्यादा फेमस पोइट्री है, और टू अ मेट्रो स्टेशन भी इतनी ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो उसमें तकरीबन एक लाइन है या 1.5 लाइन है पूरी पोइट्री की, और उसी से पूरा आपको मतलब समझना होता है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन उन्होंने इतनी प्रिसाइज लैंग्वेज, कंसाइज लैंग्वेज शुरू कर दी कि जो विक्टोरियन के बिल्कुल अगेंस्ट था। समझ आ गई? इमेजिस्ट अप्रोच, इमेजिज्म यूज होने लगा, इमेजेस बनने लगी, यानी ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई जाने लगी कि वहाँ से ही पूरा मीनिंग ड्राइव हो जाता था। या फिर कुछ ऐसे जैसे मैंने टू अ मेट्रो स्टेशन भी आप अगर पढ़ें, ज़रूर उस पोइट्री को देखें, उसमें एक इमेजरी क्रिएट की हुई है कि कैसे लोग जो हैं वो मेट्रो के बाहर खड़े हैं और इस तरह से कुछ, लेकिन एक इंसान के जहन में एक तस्वीर बन जाती है, और इस तरह की पोइट्री से आपको इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये इमेजिज़म, सिम्बलिज़म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक थी वो मॉडर्न पोइट्री के अंदर की जाने लगी, यूज़ की जाने लगी। सिंबलिज्म राइज हो गया इंग्लैंड के अंदर, टी.एस. इलियट इसका मेन, इसको प्रोमिनेंस हासिल है। जी.एम. हॉपकिंस जो था ना वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी पोइट्री जो है वो 30 साल बाद पब्लिश हुई, तो तब जाके सिंबलिज्म देखा गया कि अच्छा ये तो जी.एम. हॉपकिंस था जिसने तो विक्टोरियन एज के अंदर ही सिंबलिज्म मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करवा दिया था, सिंबल्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे। लेकिन चूंकि टी.एस. इलियट ने पहली बार शुरू कर दिए थे, बाद में पता चला कि अच्छा ये कोई 30 ईयर्स पुराना एक पोइट है जिसने भी यूज़ किए थे, तो इन दोनों को ही क्रेडिट जाता है कि सिंबल उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिए थे, सिंबलिस्ट टेक्निक यूज़ की थी। समझ आ गई? अब जो हो गया सिंबल का क्या मुराद है, सिंबल का ये मुराद होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा सिंबल जो कि अपने अपने अकॉर्डिंग हर एक बंदा अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी हालात के हिसाब से उससे मीनिंग डिराइव कर ले। अब ऑब्जेक्टिव सिंबल्स कौन से होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो जिसका सबको पता हो कि अच्छा इस सिंबल का मतलब ये है। जैसे हार्ट का, रेड हार्ट का मतलब या रेड रोज़ का मतलब सबको पता है कि खुशी या फिर जो है वो इसका मतलब लव ही होता है। लेकिन अगर हम वाइट कलर को देखें, तो अगर मस्लिम्स को देखें तो ये एक सैडनेस को रिवील करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रिश्चियंस को देखें तो वो तो शादी के मौके पे ऐसा ड्रेस पहनते हैं। यानी कल्चर के हिसाब से जो चेंज होने लगी सिंबल्स उनको सब्जेक्टिव कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सबके लिए सेम होता है, जैसे फ्लावर हो गया। ठीक हो गया? अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सिंबल्स यूज़ किए जाने लगे सब्जेक्टिव फोकस वाले। ठीक है, लोग अपने अकॉर्डिंग इससे इंटरप्रेट करते हैं। ब्यूटी इन एवरी डे, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो रोमांटिक पोइट्स थे, विक्टोरियन पोइट्स थे, वो जो थे वो ब्यूटी को देखते थे ना, जब लेक्स वगैरह यानी स्ट्रीम्स वगैरह यानी नेचर को देखते, या फिर कोई अर्न देखते, जैसे कीट्स ने अर्न देख के पूरी पोइट्री लिख दी थी, तो वो उस पर पोइट्री लिखते थे। लेकिन आज का जो पोइट था यानी मॉडर्न एज का जो पोइट था, इसने तो एवरीडे सिचुएशंस यानी जो आज हमारे साथ चल रहा है उसी को ब्यूटीफुल वे में बताना शुरू कर दिया। लिंग्विस्टिक इनोवेशन आ गई थी, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड, हर तरह का वर्ड्स यूज़ किया जाने लगा, तो जिससे ये कंफ्यूज होकर लोग रह गए कि ये प्रोज है या पोइट्री है। समझ आ गई? सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपने इन्जॉय किया होगा, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिस जो होगी पोइट्स पे होगी। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह का पोइट्स था। वैसे तो मैं ओवरऑल आइडिया बता चुकी हूँ, उसके बाद हम ड्रामा पे आएंगे, नॉवल पे आएंगे, और उसके बाद नॉवलिस्ट्स पे आएंगे। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि मैंने विक्टोरियन एज भी कवर कर रखी है, रोमांटिक्स भी कवर कर रखी है, इससे पीछे जितनी भी एजेस हैं सारी कवर कर रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।